हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इमरजेंसी। आखिर इमरजेंसी का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया होगा, क्या रीजन है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग इमरजेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं और जो आने वाले टाइम पे जिस डायमेंशन में आ रहे हैं, हम उन सबको थीम रखते हुए उन सबको इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन जो भी इमरजेंसी के प्रोविजन से आए हैं, जो आएंगे, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन को करने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी प्रोविजन में डाले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखो, इमरजेंसी प्रोविजन बात करता है पार्ट 18 में। ठीक है, और ये जो पार्ट है, इसमें टोटल जो आर्टिकल कवर किए गए हैं वो है आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360। आज हम क्या करने वाले हैं, हर एक आर्टिकल को ध्यान से समझने वाले हैं, हर एक प्रोविजन को ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। ठीक, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी टॉपिक। सबसे पहले समझो, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा फीचर दिखाता है, ये हमें दिखाता है फेडरल फीचर। ठीक है, अभी ये जो फेडरल फीचर है, इस फेडरल फीचर का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट इन दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं सेंटर एंड स्टेट्स, इन दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि कभी कभी हमारी कंट्री में जब नॉर्मल सिचुएशन होते हैं, तब तो हम जो प्रोविजन के साथ चल रहे हैं उसमें चलना इजी रहता है। बट जब ये जो सिचुएशन है ये एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन को ऐड किया हुआ है। ठीक है, जब सिचुएशन एबनॉर्मल होगा उस सिचुएशन पे टैकल करने के लिए, ताकि जब क्राइसिस का सिचुएशन आए, जब एबनॉर्मल सिचुएशन आए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन भी होल्ड करता है कि उस सिचुएशन को भी हैंडल कर सके। और अगर ये प्रोविजन नहीं होते तो क्या होता कि क्राइसिस सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पाता। ठीक है, देखो, सबसे पहले ना, अब हम समझते हैं इमरजेंसी का मतलब कि ये प्रोविजन तो डाला गया है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सस्पेंड हो जाना, या फिर डेमोक्रेसी का खत्म हो जाना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस मोड में शिफ्ट हो जाना। आज हम इन तीनों के बारे में समझें। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाए। इमरजेंसी का मतलब ये भी नहीं होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए। इमरजेंसी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद को क्राइसिस मोड में शिफ्ट कर लेता है, क्राइसिस मोड को ऑन कर देता है। इसीलिए जो पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 ये जो बात करता है, ये बात करता है इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, अभी देखो, इमरजेंसी का मतलब हमने देखा कि क्राइसिस मोड का ऑन होना। अभी हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो क्राइसिस मोड है, ये कैसे कैसे क्राइसिस होते हैं। इसी के बेसिस पे क्या है कि इमरजेंसी का भी टाइप बताया गया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टाइप ऑफ इमरजेंसी। टाइप ऑफ इमरजेंसी, देखो, ये जो इमरजेंसी है ना, इसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन तरह के इमरजेंसी सिचुएशन हमारी कंट्री में बताए गए, तीन तरह के क्राइसिस सिचुएशन को हमारी कंट्री में बताया गया। और ये क्या क्या सिचुएशन है, एक है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 में बात की गई है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, और यू कैन से स्टेट इमरजेंसी, जिसके बारे में आर्टिकल 356 में बात की गई है। एंड फिर तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है,
जो कि आर्टिकल 360 में बात किया जाता है। इस तरह से हमारे इमरजेंसी सिचुएशन को डिवाइड किया गया। अभी क्या है ना, हम इसी को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी, कि आखिर ये नेशनल इमरजेंसी है क्या। आर्टिकल 352। देखो, सबसे पहले से ये जो नेशनल इमरजेंसी है, ये लगने का ग्राउंड्स क्या है? आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आएगा जिस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी? देखो, सबसे पहले समझो, इमरजेंसी जो है ना, ये कौन डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है हमारा जो एग्जीक्यूटिव हेड है, और वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तब प्रोक्लेम कर सकता है जब इंडिया इनमें से, ठीक है, इनमें से किसी एक सिचुएशन में हो। अब कौन कौन सा है? सबसे पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये तीन सिचुएशन दिए गए हैं जिस सिचुएशन पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। अभी समझो, सबसे पहले यहाँ पे समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन के बारे में बात की गई, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में बात हो रही है क्या? अभी यही चीज समझना है। ये जो तीन सिचुएशन है ना, इन तीन सिचुएशंस में से पहले जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि यहाँ पे आर्म्ड रिवेलियन जो है ना, इसको डाल दिया गया किसके जगह पे? इसको डाल दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे। ठीक है, इसको डाल दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे। ठीक है, अब देखो, आर्म्ड रिवेलियन के बारे में बात की गई। आर्म्ड रिवेलियन को रिप्लेस कर दिया गया। क्यों रिप्लेस किया गया? ताकि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसके अंडर बहुत सारी चीजें, आर्म्ड रिवेलियन, अनआर्म्ड रिवेलियन, ये सारी चीजें आती थी, तो इसका मिसयूज हो सकता था। ठीक है, और इसी मिसयूज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि आर्म्ड रिवेलियन को ऐड कर देते हैं। अब ये मिसयूज हो सकता था, इससे भी बेटर आपके लिए एक एग्जांपल है, जो कि अनऑफिशियल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आप इंदिरा गांधी के टाइम पे जो रिवेलियन को देखोगे, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो नेशनल इमरजेंसी को लाया गया था, उस टाइम पे इसी चीज का मिसयूज किया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यही कारण होता है कि इमरजेंसी के बाद जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। ठीक है, अभी देखो, ओके सर, आप यहाँ पे बता रहे हो कि नेशनल इमरजेंसी 352 में लगती है, यहाँ पे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये तीन टर्म रखे गए। तो बेसिकली आखिर इमरजेंसी लगता कैसे है? प्रेसिडेंट ऐसे ही तो नहीं बोल देगा। देखो, अब क्या है ना, पहले क्या होता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल दे कि ऐसा सिचुएशन है, आप डिक्लेयर करो, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता था। लेकिन ये चीजें चेंज की कर दी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज ऐड कर दिया गया, क्या? पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मतलब क्या? देखो, अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन करता है, अगर वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, तो उसके 1 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर क्या है, पार्लियामेंट से, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है लोअर हाउस एंड इसमें आता है अपर हाउस। ठीक है, इन दोनों से अप्रूव करवाना है। और ये जो अप्रूवल होगा, ये अप्रूवल कैसे होगा? ये अप्रूवल बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंडेटरी कर दिया गया। अब देखो, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हमें पता है कि टोटल स्ट्रेंथ एंड साथ ही साथ जो प्रेजेंट है, उनमें जब वोटिंग होगी तो उसका 2/3 मेजोरिटी।
ये तो था क्या कि 1 महीने के अंदर आपको ये अप्रूव करवाना है। ओके सर, अप्रूवल की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे बात ये भी बताओ हमें साथ-साथ कि आखिर ये जो इमरजेंसी होगी उसका कोई टाइम लिमिट तो होगा कि कितने दिन तक के लिए रहेगा? इसीलिए इस चीज़ को समझो, जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो ड्यूरेशन इनिशियली क्या है कि हम इसको 6 मंथ के लिए अप्रूव करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जब ये 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी है और फिर से 6 मंथ का एक्सटेंशन होगा, ठीक है? उसके बाद वापस से 6 मंथ का एक्सटेंशन होगा, ठीक है? अब ये क्या है? ये हर बार ऐसे ही रिपीट होता जाएगा और इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इस बात को ध्यान में रहे। जब तक पार्लियामेंट अप्रूव करते रहेगी, तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है? 6-6 महीना के लिए बढ़ता रहेगा। अब ये तो था कि कैसे हम नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी खत्म करना होगा, जब नेशनल इमरजेंसी रिवोक करना पड़ेगा, तो इसका क्या प्रोसेस है सर? देखो, नेशनल इमरजेंसी सिंपली खत्म हो सकता है अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर दे दे, ठीक है? या तो लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इसे खत्म करने के बारे में बिल पास करते हैं, ठीक है? यहां पे क्या देख रहे हैं? यहां पे राज्यसभा का रोल नहीं है, यहां पे राज्यसभा का रोल नहीं है। लेकिन जब हम लोग प्रोक्लेम करते हैं, उस टाइम पे क्या है? उस टाइम पे राज्यसभा का भी रोल होता है। लेकिन जब रिवोक करना हो तो राज्यसभा का रोल नहीं होता। बहुत सिंपल है। अगर अभी इसी में कंडीशन आता है, अगर खत्म करना है और लोकसभा क्या है? हमारा सेशन में नहीं है, ठीक है? इसका क्या होगा? जब लोकसभा सेशन में नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इफ लोकसभा नॉट इन द सेशन, तब क्या होगा? तब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 1/10 MP नोटिस देंगे, ठीक है? और स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है? और इस स्पेशल सिटिंग में इससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है? ये तो है नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन और रिवोक, और हम देखें कंटिन्यूटी। अभी देखो, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? इफेक्ट्स हर एक चीज को अच्छे से समझना है डिटेल में, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अभी देखो, जब नेशनल इमरजेंसी पड़ती है ना, तो इसका ना ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट बहुत होता है, वाइड स्प्रेड होता है। इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे? हम लोग पहले फेडरल स्ट्रक्चर पे इसका इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है? फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी बन जाता है। फेडरल सिस्टम अब यूनिटरी बन जाएगा। पूरा पावर किसके हाथ में आ जाता है? सेंटर के हाथ में आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें हैं इसको एक्सेस कर पाती है, इस पर लॉ बना सकती है, ठीक है? एंड साथ ही साथ सेंटर क्या करेगी? स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसको यह मानना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज तो था पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि ये जो लॉज थे, ये लॉज सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स पर लागू होंगे जो कि अफेक्टेड हैं, जहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। ओके, हर स्टेट पे लागू नहीं होगा ये चीज,
पहले क्या था, पहले हर स्टेट पे ही लागू हो जाता था। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टेड स्टेट्स पर ही लागू होगी। और क्या है, अब जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया पे नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली नॉट ऑन होल इंडिया। अभी सपोज पाकिस्तान से वॉर हो जाए तो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग स्टेट्स जो है, ठीक है, सिर्फ उन एरियाज में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। अगर उसमें चाइना भी कूद जाता है तो चाइना के बॉर्डरिंग स्टेट जो है उनमें भी इमरजेंसी लगा दी जाएगी। लेकिन अभी आप समझो, जैसे जैसे ये वॉर बढ़ता जाएगा, अगर पूरा का पूरा ओशियन भी अब ओशियन के थ्रू मैरीटाइम अटैक भी होने लगे, तो फिर क्या होगा कि जितने बॉर्डरिंग स्टेट है सब पे इमरजेंसी लगा दी जाएगी। लेकिन क्या अगर हम एमपी की बात करें तो क्या एमपी में भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा? नहीं, उसके लिए भी उसे अलग से लगाना पड़ेगा, तब वहां पे जाके भी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, ये कब? ये आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया, ये तो था फेडरल स्ट्रक्चर पे। अब हम इसी में दूसरा देखते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। यहां पे क्या है, देखो यहां पे ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चाहेगा तो स्टेट सब्जेक्ट इन सब पर भी ऑर्डिनेंस ला सकता है। आखिर हम इसको लॉ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये प्रेसिडेंट कर रहा है, और प्रेसिडेंट जब भी कुछ करता है तो हम इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग पावर है, या तो प्रेसिडेंट या फिर किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। अभी ये तो समझ में आ गया कि अब उसका जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर होगा, या तो वो प्रेसिडेंट को या फिर किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है। और क्या है सर, और बताओ। अब ये देखो सी, तीसरा, लोकसभा का टेन्योर। क्योंकि इमरजेंसी लग जाएगी तो इलेक्शन करवाना भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आखिर लोकसभा के टेन्योर पे क्या असर पड़ेगा? देखो लोकसभा में क्या दिखेगा आपको कि एक बार में 1 ईयर, 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, इमरजेंसी ओवर होने के बाद, ठीक है, ये क्या होगा, 6 महीने के 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, सपोज 1 जनवरी को इमरजेंसी खत्म हुई, ठीक है, इससे लेके 6 मंथ, उसके बाद क्या है, हम इमरजेंसी के जो लोकसभा का टेन्योर है, इस टेन्योर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? बस ये समझो ना, देख रहे हो कितना सिंपल है, बस समझते जाओ। ये क्या था, ये था नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड। ठीक है, और ये था नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट। देखो कितना सिंपल है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है नहीं, बहुत लॉजिकल है, और इसी तरह से हमें समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना समझ जाओगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके सर, यहां तक समझ आ गया, आर्टिकल 352 समझ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पे। ये क्या है, ये है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब आर्टिकल 356, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 356 की। यहां पे क्या होता है, हम यहां पे देखेंगे ग्राउंड्स क्या होंगे।
सबसे पहले। ठीक है, आप यहां पे समझो, जब भी किसी स्टेट में, ठीक है, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए, ठीक है, तब आर्टिकल 356 प्लस आर्टिकल 365 इन दोनों के तहत हम स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल भाषा में समझो, स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने में फेल हो जाए, ठीक है, स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर दे, ठीक है, तब हम आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। मतलब कि वहां पे जो वहां की गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसे खत्म करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखोगे, झारखंड के बनने के बाद झारखंड में अभी तक मोर देन 3 टाइम स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। बिहार में भी ऐसे स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। तो आप देख सकते हो कि स्टेट इमरजेंसी किन किन सिचुएशन में लगी थी। आप होमवर्क लिखो, जब इस तरह से पढ़ते हो ना, पढ़ने के बाद सोच रहे हो, तभी काम आता है। आप देखो कि झारखंड में कब कब इमरजेंसी लगी है, बिहार में कब कब इमरजेंसी लगी है और क्यों लगी है, आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा, तब आप कभी भी इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं। ठीक है, अभी देखो, वेरी गुड, यहां तक समझ आ गया कि कब लग सकती है। तो आखिर ये भी बताओ सर इसमें कि इसमें अप्रूवल की बात कैसे होती है, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात कैसे होगी, कब होगी। देखो, इसमें अप्रूवल की जो बात है, जैसे ही किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उसके 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, विद इन 2 मंथ, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस में, बोथ द हाउस, दोनों हाउस से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इस इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए या इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। अभी देखो, ये तो था अप्रूवल का सिस्टम, यहाँ पे बहुत सिंपल अप्रूवल है। लेकिन एक बात और बताओ सर कि ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ड्यूरेशन में। समझो, ड्यूरेशन भी समझो, इसमें भी क्या है, इनिशियली हम 6 मंथ के लिए लगाते हैं, ठीक है, और इसे हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अभी देखो क्या है कि जब हम इनिशियली 6 मंथ के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो आखिर इसका जो एक्सटेंशन आप सर 3 years बता रहे हो, तो ये 1 साल बाद एक्सटेंशन कैसे हो रहा है, मतलब कि 6 महीना के बाद फिर 6 महीना बढ़ेगा, फिर 6 महीना बढ़ेगा, इस तरह करके 3 साल तक जा सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो देखो, जब पहली बार इमरजेंसी लगी 6 मंथ का, फिर अप्रूवल मिला, फिर 6 मंथ का, अब ये कितना हो गया, 1 year, 12 मंथ। तो ये जब 1 year हो जाएगा, उसके बाद का एक्सटेंशन कैसे होगा, जो कि ये मैक्सिमम 3 बता दिए। देखो, जब 1 साल पूरा हो गया लगातार, 2 टर्म इमरजेंसी का चल गया, स्टेट इमरजेंसी का, इसके बाद एक्सटेंशन तभी हो सकता है जब हम लोग उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो। कौन सा, आर्टिकल 352 के वाला, ठीक है, तभी हम आर्टिकल 356 के थ्रू भी वहां पे इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। या फिर इसके अलावा क्या है, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे, Commission video from Spotify. ठीक है, इलेक्शन कमीशन या तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि इलेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है। क्या है कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी देखो,
तब ये एक्सटेंशन 3 साल तक जाएगा, अदरवाइज वो 1 साल बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी समझो, यहां तक समझ गया कि इसका जो ड्यूरेशन है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है कि गवर्नर के पास जो पावर है वो पावर को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, और गवर्नर स्टेट को प्रेसिडेंट के बिहाफ में चलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, गवर्नर क्या करता है, गवर्नर स्टेट को प्रेसिडेंट के बिहाफ में चलाना स्टार्ट कर देता है। ये क्या था, ये था एग्जीक्यूटिव। अब इसके अलावा लेजिस्लेटिव, यहां पे क्या इंपैक्ट पड़ता है सर, यहां पे देखो जो स्टेट असेंबली होती है ना, स्टेट असेंबली, ये स्टेट असेंबली को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, दो चीज हो रही है, या तो सस्पेंड कर दिया जा रहा है या तो डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे समझो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आप पार्लियामेंट के बारे में भी समझो। ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट क्या करेगा, स्टेट लॉ बनाना स्टार्ट कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ एनी स्टेट। ये क्या था, ये हमने देखा कि इफेक्ट पड़ रहा था प्रेसिडेंट रूल का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे। लेकिन सर ये भी बताओ कि इसके अलावा फाइनेंस पे क्या पावर असर पड़ता है, तो इसको सी लिखो कि फाइनेंस पे क्या असर पड़ता है। हम यहाँ पे क्या देखे कि पार्लियामेंट स्टेट लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट जो स्टेट का सीएफ है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड है, इससे जो भी एक्सपेंडिचर है इसे अलाउ कर रहा है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा तो ये जो लॉ है ये लॉ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन की बात नहीं। अब कभी कभी ना आप यूपीएससी के क्वेश्चन में देखोगे स्टेटमेंट में फंडामेंटल राइट भी डाल दिया जाता है कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लोग गलत करते हैं और खुद ही बाहर हो जाए, उसे मेंस में बाहर करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको यह समझ में आए कि फंडामेंटल राइट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, चल यहां तक ठीक था। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। ये क्या है, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कौन सा आर्टिकल से लगता है, ये लगता है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। अभी समझो यहां पे ग्राउंड्स, आखिर किस ग्राउंड पे लगाए जाते हैं, जब इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया का क्रेडिट ये थ्रेट में हो। ठीक है, इसका ग्राउंड क्या होगा, इसका ग्राउंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जब थ्रेट में हो तब स्टेट पार्लियामेंट क्या करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है। अभी देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर ना सब कुछ ना बहुत हल्का हल्का है। नेशनल इमरजेंसी में सब कुछ एक्सट्रीम में है, स्टेट इमरजेंसी में बहुत मॉडरेट है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सब कुछ हल्का हल्का है। अभी समझो कैसे, यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल क्या होता है, 2 मंथ के लिए मिलता है, और ये अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। देख रहे हो कितना सिंपल है सब कुछ। अभी देखो यहां पे आप ड्यूरेशन देखो कि आखिर कितने टाइम पीरियड के लिए लगता है। तो सबसे पहले समझो आप कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है।
ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक प्रेसिडेंट इसे रिवोक ना करते हैं। ठीक है, ओके सर, यहां तो समझ गया। अभी ये बताओ कि आखिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सर। फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने हाथ में कमांड लेके ये बोल सकता है कि स्टेट की जो एम्प्लॉय है इनकी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनकी भी, जजेस की जो सैलरी होती है इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा क्या, इसके अलावा स्टेट की जो फाइनेंशियल बिल है, इन सारे बिल को हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। कौन करेगा ये रिजर्व, ये गवर्नर करेगा। ठीक है, ये तो समझ गए। अभी सेंटर के पास क्या है, यहाँ पे सेंटर के बारे में भी देखेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा, गरीबी ऐसा थोड़ी है कि सेंटर बोल दे कि गरीब हो गया, स्टेट का सब कुछ बंद कर दो, सेंटर अपना सब काम चलाता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। पैसा नहीं है इसका मतलब सेंटर भी कुछ कुछ कर रहा होगा, सेंटर के पास भी दिक्कत है। यहाँ पे क्या है कि आप ये देखो कि सेंटर स्टेट को, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करने के डायरेक्शन देता रहे, ताकि सेंटर भी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल कर सके। ठीक है, एंड उसके बाद चीजें नॉर्मल हो सके। आप देख रहे हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब की सैलरीज भी कम हो रही है। ठीक है, जो आईएएस आईपीएस है इन लोगों के भी सैलरी को कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, स्टेट एम्प्लॉय की सैलरी, तो फिर जो सेंटर एम्प्लॉय है उनकी सैलरी को भी कम किया जा सकता है। एंड सबसे बड़ी बात कि फंडामेंटल राइट पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर, आपने यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में ही फंडामेंटल राइट क्यों बोला, उसके पहले जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहे थे उस टाइम पे फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रखा। देखो, मेन सिंपल रीजन यही था कि तभी वहां पे रख के हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, हम देखें कि स्टेट इमरजेंसी हो या फिर हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन दोनों इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इमरजेंसी के टाइम पे, इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब समझो, ये बात हो रही है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। कान खोलो वापस से, अब जरूरी चीज आ गया है। अब यहां पे समझो, आर्टिकल 358 ये क्या बोलता है। आर्टिकल 358 बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ये क्या बोल रहे हो सर, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देना है। समझो इस बात को अच्छे से, ये जो आर्टिकल 19 को सस्पेंशन की बात हो रही है, ये कब होगी, ये तब होगी जब वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो, तब क्या होगा, आर्टिकल 19 मेरा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर है सर, वहां पे तो तीन कंडीशन बताई गई थी, वही तो बता रहे हैं, अभी समझो तो। सिर्फ दो कंडीशन में क्या होगा, आर्टिकल 19 मेरा ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के कारण लगाई गई हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। ये भी यहां पे मैं लिख देता हूं कि आर्म्ड रिबेलियन में आर्टिकल
19 सस्पेंड नहीं होता है। क्लियर है? ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अभी देखो, अभी एक एक करके समझना है, अभी पूरा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम सिर्फ आर्टिकल 19 के बारे में बात कर रहे हैं और हम आर्टिकल 358 के अंदर बोले कि सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 कब, जब वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब। आर्म्ड रिवेलियन के कारण अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। रिपीट कर दिया मैंने। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 359। ये क्या कहता है? ये कहता है सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के बारे में बात कर रहा है, लेकिन 359 बाकी के फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है। देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है, ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझे? अब देखो, यहां पे आपको कंडीशन क्या है। हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट मतलब क्या? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन, एक्सेप्शन, वेरी केयरफुल। एक्सेप्शन क्या है कि आर्टिकल 20, ठीक है, यहां पे बात हो रही है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। दो आर्टिकल, क्या क्या? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। मतलब यहां पे 20 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केस। ठीक है, 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल के बारे में ध्यान रखो। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है किसका? आर्टिकल 359 का। गॉट इट? ये राइट एग्जिस्ट करते रहते हैं, सिर्फ कोर्ट एनफोर्समेंट से ये टेम्पररली बंद होता है, अदरवाइज ये बंद नहीं होता है। इस समय मैंने अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली बोला है ताकि कोई भी गलती ना हो। इसीलिए आपसे भी उम्मीद है मेरे वर्ड्स को इतने ही केयरफुली सुनो ताकि कोई भी गलती ना हो। क्लियर है? यहां पे हमने क्या देखा कि राइट्स एग्जिस्ट करते रहते हैं। कौन कौन सा? 20 और 21। सिर्फ कोर्ट एनफोर्समेंट से टेम्पररली बंद होता है, ओनली बिकॉज ऑफ कोर्ट एनफोर्समेंट। इन दोनों को टेम्पररली खत्म किया जा सकता है। क्लियर है? तो इमरजेंसी में हम लोगों ने क्या देखा? इमरजेंसी प्रोविजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ्टी वेल्व मैकेनिज्म, क्या? सेफ्टी वेल्व मैकेनिज्म, ये क्या होता है? ये एक्टिवेट हो जाता है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या देखा? इसके बाद से इमरजेंसी के टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे डिक्टेटरशिप चला था, वो डिक्टेटरशिप बंद हो गया। अब इमरजेंसी का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं रहा। गॉट इट? देखो, ऐसे बोलने का जिस तरह से भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा स्टाइल नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को सर्दी हो गई है और मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या देखा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इमरजेंसी का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं रहा। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल के साथ
अब जो है इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल के साथ क्या देख रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा रहा है। इसलिए हमें यह समझ जाना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी वाले सिचुएशंस को भी डेमोक्रेटिकली सॉल्यूशन दे पा रहा है। क्लियर है? ये था हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड फुल प्रूफ लेक्चर, जिसको करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका जो भी पीवाईक्यू अभी तक आया है वो सारा सॉल्व हो जाएगा, और आने वाले टाइम के पीवाईक्यूज भी आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, सॉरी सीखने के लिए, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको समझ आया हो इमरजेंसी का हर एक चीज बहुत क्लियरली, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। ऐसे पता नहीं चलता मुझे, कमेंट करके बताओगे, इससे भी बेटर लेक्चर लेके आऊंगा फ्री में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।